कुमार एंड मेरा सब्जेक्ट आपके साथ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सिलेबस। सिलेबस है क्या चीज़, क्या क्या सब्जेक्ट में आते हैं, क्वेश्चन का नेचर किस टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर that is introduction about economics and economy। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय। मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको ये भी बताते रहूंगा कि किस चैप्टर से किस टाइप की क्वेश्चंस जो है वो आती है। एंड सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, हम यही समझ नहीं पाते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। तो इनमें इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कहते किसको है, कितने टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, कैसे टाइप्स डिवाइड किए गए, ये सारी चीजें। इकोनॉमी क्या है, कहते किसको है इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे इनकी डिविजन्स हुई, ये सारी चीजें। फिर जो अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, उन इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं, किस तथ्य पे वो इकोनॉमी काम करता है, ये चीजें। फिर उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरीके की, एंड उस इकोनॉमी में जो उनके अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर होते क्या हैं, किस सेक्टर में कौन सी सब्जेक्ट आती है, क्या उनका एग्जाम्पल्स आता है, वो सारा चैप्टर आपका ये है। तो ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। और क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और कई बार क्वेश्चन जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन ही आ जाते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर सेकेंड चैप्टर में हमें देखना होता है प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन। एंड ये ऑलमोस्ट वन डे एग्जामिनेशन के लिए डेट चैप्टर है। एंड डेट चैप्टर इस सेंस में भी कहते हैं क्योंकि अब इन चैप्टर से क्वेश्चन शायद ही किसी एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर हम बेसिकली इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमें पहले ये तो पता चले कि व्हाट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत कैसे था, और कैसे कैसे हमने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को लेकर के संसाधन का जो है वो भरपूर प्रयोग करने के लिए कैसे कैसे हमने प्लान बनाए। और अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आए, उनके टाइम पे अलग अलग प्लान बनी। नेहरू जी थे, उन्होंने अपना एक अलग प्लान बनाया। श्रीमती इंदिरा गांधी आई, फिर उन्होंने अपना एक अलग प्लान बनाया। और उसके बाद जब हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, उसके बाद जब एफडीआई फेजेस आए, वो एक अलग प्लान था। तो ये चैप्टर है, और इस चैप्टर में आपसे जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सी प्लान किस ईयर्स में, वो ईयर्स के बारे में जो है वो आपसे पूछता है। एंड हमें हर एक एक प्लान को, किस प्लान की क्या ऑब्जेक्टिव थी, किस प्लान में क्या क्या टारगेट सेट किया गया, क्या अचीव किया, क्या फेलियर हुआ, कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थे, ये सारी चीज जो है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारी आती है सिलेबस में, दैट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन की जाती है, कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में। एंड दिस इज कंप्लीट फार्मूला बेस्ड चैप्टर। पूरी तरीके से आपसे इस चैप्टर में जो है वो फॉर्मूले पूछे जाते हैं, और कुछ एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि विच इनकम इज इंक्लूडेड इनटू नेशनल इनकम, कैन नॉट इंक्लूडेड इनटू नेशनल इनकम, कि कौन सी आय जो है राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होती है, कौन सी आय राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट नहीं होती है। तो ये चैप्टर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं बजट इन इंडिया, बजट इन इंडिया, भारत में बजट।
बजट इन इंडिया, भारत में बजट। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो सब्जेक्ट को लेकर के चलना पड़ता है। सबसे पहली चीज है कि जो बजट है ये एक फिस्कल पॉलिसी का सब्जेक्ट है, राजकोषीय नीति का सब्जेक्ट है। एंड इस सब्जेक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, संवैधानिक क्या कहता है, और फिर किस तरीके से हम बजट के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ बजट को ड्राफ्ट करते हैं, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो ड्राफ्ट करती है, और फिर उस ड्राफ्टेड बजट में किस किस सब्जेक्ट को देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट चैप्टर, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में कर प्रणाली। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में कर प्रणाली। हमारे यहाँ जो है टैक्सेस है, वो टैक्सेस कितनी टाइप्स की होती है, और इम्पोर्टेंटली आपने सुना होगा टैक्सेस दो ही टाइप के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। एंड कैसे टैक्सेस कलेक्ट की जाती है, उनकी सुप्रीम बॉडी कौन है, कौन इनको रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एट प्रेजेंट इस चैप्टर में आता है कि व्हाट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो होता है, किस चीज पर जीएसटी लगाई जाती है, जीएसटी के क्या एडवांटेज है, जीएसटी के क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, दैट इज मुद्रास्फीति। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। कहते किसको हैं, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं महंगाई। और ये होती क्या है, महंगाई जिसको कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम फोकस करेंगे इसमें, और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, कहाँ पे वो इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से होता है, क्यों और क्या कॉजेज है, फिर जब इन्फ्लेशन होता है उसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज बेरोजगारी। ठीक है, किसको कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी होती क्या है, ये सारी चीजें इसमें, और कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, वो सारा इस चैप्टर के अंदर जो है हमारा सिलेबस रहेगा। इंडियन इकोनॉमी में कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है, ठीक है, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पकौड़े बेचो, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट इज पॉवर्टी, नेक्स्ट चैप्टर इज पॉवर्टी, दैट इज गरीबी। होता क्या है, कितने टाइप्स की पॉवर्टी होती है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, रेमेडीज ऑफ पॉवर्टी क्या है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5th 5-year प्लान में ही कहा था गरीबी हटाओ, बट आज भी गरीबी भारत में है। इसके कारण क्या है, क्यों गरीबी है। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे से लिंक चैप्टर है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट चैप्टर है, कि अगर बेरोजगारी होती है तो गरीबी होगी, अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम हो जाएगी, ये चैप्टर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन हिंदी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको आरबीआई बना कैसे, कहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, किस कमेटी कमीशंस की सिफारिश थी, और कैसे ये बैंक जो है हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, बैंक के ऊपर रेगुलेशन रखता है, वो सारी चीजें। और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इस ईयर्स में या इस टाइम में ये है कि आरबीआई जो एक मनी का सप्लायर है, जो मुद्रा की आपूर्ति करता है, और उसमें मोदी गवर्नमेंट ने सारे सीरीज ऑफ करेंसी को चेंज किए। उन अलग अलग सीरीज ऑफ करेंसी का क्या कलर है, क्या मोटिव है, क्या डायमेंशंस हैं, क्या उनके ऊपर सिंबल लगा है, ये सारी चीजें इसमें। और फिर इंडियन इकोनॉमी में ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ मनी को लेकर के एंड प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, मौद्रिक नीति लाती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्ट करता कौन है, ये सारी चीजें इस चैप्टर। फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना होता है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड दैट इज
विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से विदेशी व्यापार को स्टैब्लिश किया जाता है, कौन कराता है विदेशी व्यापार, डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है, और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं फॉरेन ट्रेड के अंदर में, वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। और अलग अलग तरीके के जो अकाउंट्स आते हैं फॉरेन ट्रेड को लेकर के, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब चीज़ें, और फिर उन अकाउंट्स के बेसिस पे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन कि कैसे जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखी जाए। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में जो है वो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्टेटस है, या हम सरप्लस में है, हम डेफिसिट में है, या हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जो है इसकी शुरुआत होती है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था, और उसी कॉन्फ्रेंस से कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने, जिसमें सबसे पहला आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दैट इज वर्ल्ड बैंक, एंड वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, एंड फिर हमें पढ़ना होता है वर्ल्ड ट्रेड को लेकर के एक इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी जिसका नाम था गैट, और गैट की जगह पे 1 जनवरी 1995 को बना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस किस ऑब्जेक्टिव के साथ वर्क करते हैं, क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है दैट इज फाइनेंस मार्केट। फाइनेंस मार्केट, वित्त बाजार, एंड इस मार्केट में दो फॉर्म ऑफ मार्केट है। फर्स्ट वन इज मनी मार्केट, दैट इज मुद्रा बाजार, एंड सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट, दैट इज पूंजी बाजार। ठीक है, और इनके अलग अलग फॉर्म्स हो जाते हैं, मनी मार्केट के, मुद्रा बाजार के अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, और कैपिटल मार्केट में हमें मेनली पढ़ना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार। ठीक है, कि कैसे शेयर इशू होते हैं, कैसे उनकी प्राइस डिटर्मिनेशन होती है, उनके मूल्य का निर्धारण हम कैसे करते हैं, कैसे वो सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ये सब होते हैं। ठीक है, आपका एक क्वेरी है कि SDI किस में आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैं फर्स्ट ही चैप्टर में आपको बताऊंगा। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हुए ही मैं बताऊंगा कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है, क्या तथ्य है। तो मैं SDI उसी में बताऊंगा आपको, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, UNDP इसको पब्लिश करती है, और इंडिया की रैंक एक मॉडरेट लेवल पर। तो मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको ये चीज़ कन्वे करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड चैप्टर है। इसके बाद हमें फिर इन्हीं में जो है कुछ माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ने होते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें सबसे पहला पढ़ना होता है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना होता है थ्योरी ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के सिद्धांत। फिर नेक्स्ट चैप्टर इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सिद्धांत। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार। एंड लास्ट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।
उपभोक्ता की मानसिकता के सिद्धांत। जी, ये सारे के सारे जो हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस हैं। ये सारे सिलेबस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएंगे। ठीक है अविनाश जी, यूएसए की इकोनॉमी कैपिटलिज्म है या मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड है, बट उनकी मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में है, जिस कारण से उसे हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बट उनकी प्रिंसिपल कैपिटलिस्टिक है, इकोनॉमी मिक्स्ड है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स एकता जी हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का जो है गारंटी नहीं ले सकते कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे, और इसीलिए मैंने आपको पहले सिलेबस बता दिए हैं कि क्या सिलेबस है, कहाँ तक आपका सिलेबस जो आता है। मैं बिल्कुल आपको इकोनॉमिक टर्म समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए गुरान साहब, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स होते क्या है, ठीक है। और इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर ही लिखा है, इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, नहीं तो मैं पहली शुरुआत ही करता प्लानिंग इन इंडिया से, भारत में नियोजन से, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है राघवेंद्र साहब, ठीक है। और मैं और भी कई सारे फीचर्स बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या क्या आते हैं। प्रीति जी, मैं आपको ये भी बताऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, हर एक एक टॉपिक को मैं बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम से पहले खत्म हो जाएंगे सिलेबस, टेंशन नहीं है आदित्य महाजन साहब, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक जस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया कि क्या क्या जो है वो है जी, बिल्कुल एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। तो आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे कि होती क्या है ये दोनों चीजें, पहले इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं और फिर इकोनॉमी क्या होता है, कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती हैं, कितने टाइप के इकोनॉमी होते हैं, ये सारी सिलेबस आपको मैं बताता हूँ। प्रॉपर अगर आप चाहें नोट डाउन करना चाहें आप नोट डाउन भी करते रहिए। सबसे पहली चीज इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहा गया इसको अर्थ प्लस शास्त्र, बिल्कुल हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप नोट डाउन करते चले, ठीक है। एंड हियर द मीनिंग ऑफ अर्थ इज मनी, अर्थ का मतलब मुद्रा, एंड द मीनिंग ऑफ शास्त्र इज थ्योरी, द मीनिंग इज अध्ययन। इकोनॉमिक्स इन हिंदी अर्थ प्लस शास्त्र, द मीनिंग ऑफ अर्थ इज मनी एंड द मीनिंग ऑफ शास्त्र इज थ्योरी, दैट इज अध्ययन। अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ ऐड करें तो एडिशन के बाद आपका रिजल्टेंट कहता है कि मनी के रिस्पेक्ट में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की थ्योरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की थ्योरी की जगह आप ज्यादा बेहतर हो आप लिखें स्टडी, थ्योरी ज्यादा टफ वर्ड हो जाएगा आपके लिए, थ्योरी की जगह आप सब लिखेंगे स्टडी। मनी के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी की जाए, दैट स्टडी इज नोन एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, मनी के रिस्पेक्ट में अगर किसी सब्जेक्ट की स्टडी की जाए, दैट स्टडी इज नोन एज इकोनॉमिक्स, ये अर्थशास्त्र। अब बात यह आती है कि वो सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, तो ये सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके डेफिनेशन पे अगर हम आते हैं, कंबाइंड डेफिनेशन आते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मनी is economics.
यदि मुद्रा के संदर्भ में किसी आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाए, और हमेशा जो कॉमन सब्जेक्ट है वो क्या है आपका? मनी। कि यदि हम मुद्रा के संदर्भ में किसी आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं, वो स्टडी क्या है आपका? इकोनॉमिक्स। अब सबसे बड़ी बात यहां पे आती है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आर्थिक क्रिया का मतलब होता क्या है? आर्थिक क्रिया कहते किसे हैं? किस किस चीज को हम आर्थिक क्रिया में इंक्लूड करेंगे? तो सबसे पहली चीज आर्थिक क्रिया में आती है, दैट इज प्रोडक्शन। उत्पादन। कि मनी के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन का स्टडी करें, तो दैट स्टडी इज व्हाट? इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन के बाद उस सब्जेक्ट का क्या किया जाता है? ट्रेड। उसका किया जाता है व्यापार। फिर उस प्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम? कंज्यूम, कंजम्पशन, उपभोग। प्रोडक्शन यूनिट जब भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है, तो उसको क्या चाहिए? उससे प्रॉफिट, दैट इज लाभ। हो सकता है वो अपने प्रॉफिटेबल अमाउंट को कहां ले जाए? सेविंग में, उससे बचत करे। हो सकता है कि उस सेव्ड अमाउंट का फ्यूचर में जाकर के वो इन्वेस्टमेंट करे, निवेश करे। या हो सकता है कोई व्यक्ति उस प्रॉफिटेबल अमाउंट से सोसाइटी का वेलफेयर करे, कल्याण करे। ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इन सभी एक्टिविटीज की स्टडी जो है मनी के रिस्पेक्ट में, उसको हमने क्या कहा? इकोनॉमिक्स। ये है अर्थशास्त्र। सबसे पहली परिभाषा, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखिए, अब आप जब इस शब्द के ओरिजिन पे आते हैं कि ये शब्द आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो आपने सुना होगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, बट ये शब्द जो है वो एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, एक प्राचीन ग्रीक शब्द है। ये वहां से शब्द लगे। तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैंने कंटेम्पररी सब्जेक्ट में, समसामयिकी विषय में बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी जो मनी के रिस्पेक्ट में की जाए, वो कहलाती है इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम इस शब्द की ओरिजिन पे आते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, कहां से ये शब्द आया, तो ओरिजिन जो इसका कहा गया, दैट इज एंशिएंट ग्रीक। ये प्राचीन ग्रीक शब्द है। एंशिएंट ग्रीक, ये प्राचीन ग्रीक शब्द है, या आप कह सकते हैं कि ये प्राचीन यूनानी शब्द है। अब जब हम एंशिएंट ग्रीक में इकोनॉमिक्स को देखते हैं, तो वहां पे कहा गया ओकियोनोमिया। एंशिएंट ग्रीक में इसको कहा गया ओकियोनोमिया, और बाद में ये प्रोनाउंस होते होते जो है वो बन गया आपका इकोनॉमिक्स। अब ओकियोनोमिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट आता है ओकियोस, और दूसरा पार्ट आता है आपका नोमोस। ओकियोस का मतलब है हाउस होल्ड, एंड नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। हाउस होल्ड को हिंदी में लिखते हैं घर परिवार, मैनेजमेंट को लिखा गया प्रबंधन। तो घर परिवार प्रबंधन का जो साइंस है, या घर परिवार प्रबंधन का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को क्या कहा गया एंशिएंट ग्रीक वर्ड में? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ओरिजिन क्या हुआ? एंशिएंट ग्रीक, प्राचीन यूनानी शब्द, जहां यूनानी शब्द में कहा जाता है ओकियोनोमिया। ओकियोनोमिया का दो पार्ट, वन इज ओकियोस, अनदर इज नोमोस। एंड ओकियोस का मीनिंग हाउस होल्ड एंड नोमोस का मीनिंग मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर परिवार प्रबंधन करने की जो साइंस हुई, वो साइंस क्या हुआ? इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बात यह आती है कि इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या अपना डेफिनेशन दी।
तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कही गई वो कहा गया एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने डेफिनेशन में कहा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये एक धन के विज्ञान के बारे में जानकारी जो है वो देते हैं, लेकिन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग परिभाषा दी, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, अर्थशास्त्र की परिभाषा में सबसे अच्छी परिभाषा जो मुझे भी सबसे अच्छी लगी वो दिया जैकब विनर ने। और जैकब विनर ने अपनी परिभाषा में कहा इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अर्थशास्त्र क्या है? जो अर्थशास्त्री कहता है। लेकिन इसी की परिभाषा को जेबी सेज ने कहा साइंस विच डील्स वेल्थ। विज्ञान जो धन को प्रबंधित करता है। ठीक है, एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन था, लेकिन काफी ज्यादा उन्होंने ब्रॉड तरीके से जो है इसकी परिभाषा को लिखी। लेकिन बाद में जाकर के इकोनॉमिस्ट का तो ये सभी इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन बात यह है कि मैंने शुरू में आपको ये बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आर्थिक क्रिया के संदर्भ में जो है वो अध्ययन है। तो इस अध्ययन को लेकर के बाद में जाकर के एक इकोनॉमिस्ट कम फिलोसफर ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, और इकोनॉमिक्स की डिवीजन दो पार्ट में की गई 1933 में, इन 1933, और इस डिवीजन को किया रैगनर फिशर। एंड रैगनर फिशर डिवाइड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट, one micro plus economics, another macro plus economics। इसको कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसको कहा गया समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब आप इन दोनों इकोनॉमिक्स को तो आप समझ चुके हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टडी है। अब बात आती है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके क्लिष्ट हिंदी शब्द की जगह अगर हम इसके अंग्रेजी शब्द की मीनिंग को समझें, दैट्स बेटर। माइक्रो का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल यूनिट का, एक सिंगल यूनिट की अगर स्टडी की जाए तो उस स्टडी को क्या कहेंगे आप? माइक्रो। और अगर होलसम इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी की जाए, मींस मैक्रो मींस लार्ज। तो जब आप एक लार्ज सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, दैट इज मैक्रो। एक सिंगल एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, दैट इज माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब कहा गया स्टडी अबाउट सिंगल यूनिट, या आप कह सकते हैं स्टडी अबाउट इंडिविजुअल एक्टिविटी। कि अगर हम किसी एक इकाई के बारे में अध्ययन करें, एक इकाई के बारे में अध्ययन, ये कौन सी सब्जेक्ट हो जाएगी आपकी? माइक्रो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ एक फार्मर के प्रोडक्शन को लेकर के उसकी स्टडी करें तो उस स्टडी को आप किस सब्जेक्ट पे लेकर के आ जाएंगे? माइक्रो। लेकिन अगर हम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करें, सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी अबाउट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन।
तो इसको हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है के अंदर में, वो प्रोडक्शन हो, ट्रेड हो, कंजम्पशन हो, वेलफेयर हो, प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, सबकी अगर स्टडी एक साथ की जाए दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इनमें से किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी की जाए दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपसे क्या पूछता है जी, आपका क्वेरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही यूनिट बाय यूनिट ऐड होते होते क्या बन जाता है, मैक्रो। इसी का सम जो है जाकर के किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसीलिए मैंने क्या लिखा यहां पे, सिंगल यूनिट, एक इकाई। और जब ऑल यूनिट हो जाएगा, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगे, तो दैट इज मैक्रो। अब यहां पे सब्जेक्ट ये आता है कि इनमें रैगनर फिशर ने जो डिवीजन किया, रैगनर फिशर ने जो इसका विभाजन किया, तो इसमें सब्जेक्ट आप कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि विच स्टडी इज माइक्रो, विच स्टडी इज मैक्रो। किसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे, किसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। तो हमें जाना पड़ेगा उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्टडी को लेकर के। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूं, और एग्जांपल में सिर्फ हेल्पिंग वर्ड का डिफरेंस है। Example 1 is a study of steel production. Study of steel production in India. And second is a study of steel production from India. इन दोनों जगहों पे क्या मैंने लिखा, भारत में स्टील का उत्पादन और भारत से स्टील का उत्पादन। आई रिपीट, भारत में स्टील का उत्पादन, भारत से स्टील के उत्पादन का अध्ययन। क्योंकि यहां पे फिर से मैंने क्या सब्जेक्ट लिया, स्टडी। तो जब भी आप इसको स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करते हैं, तो स्टील प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं। टाटा भी स्टील प्रोडक्शन करता है, जिंदल भी स्टील प्रोडक्शन करता है, भूषण भी स्टील प्रोडक्शन करता है, और भारत सरकार की भी स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं। तो हमने सबकी स्टडी की। अब जब सबकी स्टडी करेंगे तो ये किसका पार्ट हो जाएगा आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होगा ये। लेकिन जैसे ही हमने वर्ड यूज किया स्टील प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया, भारत से स्टील का उत्पादन, तो जैसे ही आप भारत से स्टील के उत्पादन की बात करेंगे, हियर इंडिया इज अ सिंगल यूनिट, भारत एक इकाई है। दुनिया के और भी कई देशों से स्टील का उत्पादन होता है। तो जैसे ही आप अदर स्टेट या ग्लोबल की बात करेंगे, वैश्विक स्तर पर बात करेंगे, तो इंडिया एक यूनिट हो गई। इंडिया के रिस्पेक्ट में और भी कई कंट्रीज स्टील प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पे ये किसका सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, मैक्रो की जगह पे माइक्रो। दैट इज व्यष्टि अर्थशास्त्र। कि यहां पे स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया मतलब पूरे इंडिया के स्टील प्रोडक्शन की स्टडी कर ली, तो वो हो गया मैक्रो। और यहां स्टील प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया की बात की, तो फ्रॉम मतलब इंडिया इज अ सिंगल यूनिट एंड द सब्जेक्ट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात इस पे आते हैं कि इन सभी इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा गया। बार बार आपका क्वेश्चन आता है कि फादर किसको कहा जाता है इनमें। तो जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा गया। ठीक है। और इनकी एक बड़ी फेमस सी बुक भी आई थी। इनके बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन। वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, हु इज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक, तो सेम आंसर एडम स्मिथ मीन्स एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ साथ फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी जो है वो कहा जाता है। अब बात आती है हु इज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रिटिश फिलोसफर कम इकोनॉमिस्ट को कहा गया और यह कहा जाता है जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स। तो डाउट क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स के फादर, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड किन्स। और किन्स साहब की एक बड़ी फेमस सी किताब थी, इन्होंने जो बुक लिखा था, ये बुक ग्रेट डिप्रेशन के बाद, महान मंदी के बाद लाई गई थी। बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। हिंदी में कहते हैं इसको बेरोजगारी के सामान्य सिद्धांत, ब्याज एवं मुद्रा। ये किताब इन्होंने लिखी थी। मैं सारी चीजें अभिषेक जी हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ मैंने ऑलरेडी इन सभी शब्द को हिंदी में लिखा है। इसका मीनिंग पूरा आता है अर्थशास्त्र, और फादर की जगह पे लिखेंगे अर्थशास्त्र के जनक। अब एडम स्मिथ साहब का नाम है तो नाम तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही रहते हैं, ठीक है। माइक्रो है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, ये सब। और इनका मेनार्ड किन्स साहब का जो किताब था द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स पे जो है उन्होंने किया था। नोट्स भी मिलेगा, आप नोट्स खुद से बना लीजिए, ये प्रॉपर नोट्स ही है। और जहाँ पे आपको सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा हो आप मुझे कोट करते रहिए, मैं आपको बताते चलूँगा। तो ये पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ। इकोनॉमिक्स होता क्या है? ये एक स्टडी है जो मनी के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करता है। रैगनर फिशर ने बाद में जाकर के इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक को कहा माइक्रो जो सिंगल यूनिट के रिस्पेक्ट में थी, दूसरे को कहा उन्होंने मैक्रो जो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में रहा। और उनके अलग अलग सब्जेक्ट जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स बताए, स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया, स्टील प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद इनके फादर्स, इनकी किताबें और कुछ और किताबें लिखी गई थी, ठीक है, इकोनॉमिक्स को लेकर के। बड़ी फेमस सी किताब आई थी अर्थशास्त्र, ठीक है। इस किताब को लिखा था कौटिल्य ने, ठीक है, जिनको चाणक्य भी कहते थे, विष्णु गुप्ता भी इन्हीं का नाम, ठीक है। फिर एक और कैपिटल लिखी गई थी दास कैपिटल, ये दो और बुक हैं। और दास कैपिटल लिखा था कार्ल मार्क्स साहब ने, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि रैगनर फिशर ने जस्ट उसका डिवीजन किया था। रैगनर फिशर ने उसकी कॉन्सेप्ट नहीं दी थी, उन्होंने स्टडी को लेकर के सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ
माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कहा गया। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ साहब को कहा गया, क्योंकि उन्होंने एक सिंगल सब्जेक्ट दैट इज वेल्थ को कंसीडर किया, और रैगनर फिशर साहब ने जो है सिर्फ उसको डिवाइड किया था माइक्रो एंड मैक्रो में, लेकिन जॉन मेनार्ड किन्स ने ऑल सब्जेक्ट को लेकर के कैरी किया। ठीक है, अब नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जब बात आती है तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आते हैं जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, और इनके प्रिंसिपल कंप्लीटली नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सारे इकोनॉमिक टर्म समझा दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सारे इकोनॉमिक्स टर्म समझाऊंगा। अभी इकोनॉमिक के भी टर्म आने वाले हैं, अभी तो मैंने जस्ट आपको इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन किया है। तो ये पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स हुआ। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स स्टडी, फिर उसके दो अलग अलग टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर उनके अलग अलग स्टडी का सब्जेक्ट हुआ, और फिर उनके अलग अलग फादर्स, उनके किताब। ठीक है, कार्ल मार्क्स साहब जो थे वो आपके जर्मन फिलोसफर थे, जर्मनी से थे। मैं आगे इनके बारे में और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्होंने क्या जो है वो सब्जेक्ट रखा था, क्या सब्जेक्ट इन्होंने दिया, इकोनॉमी को कैसे उन्होंने संभाला, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करने की बात इन्होंने की थी। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ये पूरा का पूरा आपका अर्थशास्त्र के बारे में हो गया कि माइक्रो मैक्रो, फिर उनके सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है हमारे इस चैप्टर में, दैट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को अगर हम हिंदी में लिखें, दैट इज अर्थ व्यवस्था। एंड अगेन हियर द मीनिंग ऑफ अर्थ इज मनी। यहां भी अर्थ का मतलब मुद्रा है, जैसे अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब मुद्रा था, वही। ठीक है, व्यवस्था का मतलब यहां पे है प्रैक्टिस, मीन्स प्रयोग। चंदन जी, आपकी इंक्वायरी में यह है कि माइक्रो एंड मैक्रो के बीच एग्जाम्पल देके डिफरेंस बता दीजिए। जी बिल्कुल, जहां भी माइक्रो की बात आए तो माइक्रो में जैसे ही आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट आ जाए, दैट इज व्यक्तिगत, और मैक्रो में जैसे ही आपका नेशनल सब्जेक्ट आ जाए, राष्ट्रीय विषय आ जाए, तो हो जाएगा मैक्रो। जैसे इंडिविजुअल इनकम, इसकी स्टडी माइक्रो। इंडिविजुअल सेविंग, व्यक्तिगत तौर पे आय, व्यक्तिगत तौर पे बचत, व्यक्तिगत तौर पे निवेश, इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज आर सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो। लेकिन जैसे आपका सब्जेक्ट आ जाए नेशनल, लाइक नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल सेविंग, राष्ट्रीय बचत, नेशनल इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रीय निवेश, ये सभी के सभी जो हैं वो आपका मैक्रो सब्जेक्ट हो गया, एंड दिस इज माइक्रो सब्जेक्ट। ठीक है, प्रवीण जी, कौटिल्य की जो किताब थी अर्थशास्त्र, दिस बुक इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये राजनीतिक विषय से संबंधित किताब थी, ना कि ये अर्थशास्त्र विषय से संबंधित किताब थी। ठीक है, राघवेंद्र नवीन, मैं बताता हूं इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, क्यों है ये कहा जाता है। फिर फोकस करते हैं हम अपने सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमी के ऊपर। तो मैंने क्या लिखा इकोनॉमी में कि इकोनॉमी जो है उसका मीनिंग है अर्थव्यवस्था, और अर्थ का मतलब मनी, व्यवस्था का मतलब प्रैक्टिसेस। तो अगर मनी के रिस्पेक्ट में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रैक्टिसेस की जाए, सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाए, दैट प्रैक्टिसेस इज व्हाट इकोनॉमी, ये अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहां पे एक बहुत कॉमन सा एक सब्जेक्ट आता है, कॉमन सा एक इशू आता है कि इज विदाउट एनी लोकेशन, बिना किसी क्षेत्र की जानकारी दिए हुए, इकोनॉमी इज अ मीनिंगफुल वर्ड या मीनिंगलेस वर्ड। तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि मनी के रिस्पेक्ट में
जो ये प्रैक्टिसेस की जाती है, जो ये प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रैक्टिसेस होती कहाँ है? क्या ये प्रैक्टिसेस दिल्ली में है? क्या ये प्रैक्टिसेस इंडिया में है? क्या ये प्रैक्टिसेस यूएस में है? ये सारी चीजें। तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि दीज प्रैक्टिसेस इन अ डिफाइंड लोकेशन, एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर। और जब हम इन डिफाइंड लोकेशन की बात करते हैं तो हमारा इकोनॉमी का डेफिनेशन आता है कि इन अ डिफाइंड लोकेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय वेरियस एजेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू मनी इज व्हाट? इकोनॉमी। एक निर्धारित क्षेत्र में सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग अलग अलग कारकों के द्वारा मुद्रा के संदर्भ में, वो है आपका अर्थव्यवस्था। क्लियर? ठीक है, आई रिपीट, इन अ डिफाइंड लोकेशन, एक निर्धारित क्षेत्र में। और मैं आपको साथ साथ लिखते चलता हूं कि व्हाट इज डिफाइंड लोकेशन। इस निर्धारित क्षेत्र का मतलब होता क्या है? डिफाइंड लोकेशन, एंड डिफाइंड लोकेशन का मतलब आपका दिल्ली भी है, तो हम उसको क्या कहते हैं? दिल्ली इकोनॉमी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था। इंडिया, भारत की अर्थव्यवस्था। यूएसए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ग्लोबल, वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में, किस लोकेशन में ये प्रैक्टिसेस करनी है, कहां ये प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लोकेशन, उसके बाद ये प्रैक्टिसेस होगा किसका, किसके संदर्भ में प्रयोग होगी। तो प्रैक्टिसेस क्या है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लाइक प्रोडक्शन, उत्पादन, ट्रेड, व्यापार, कंजम्पशन, उपभोग, सेविंग, बचत, इन्वेस्टमेंट, निवेश, ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्जांपल समझ में आए कि अलग एक निर्धारित क्षेत्र में इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रैक्टिसेस, इन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, कि कैसे किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, कैसे उसका ट्रेडिंग होता है, कैसे उसको कंज्यूम किया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे बचत होती है, सेविंग होते हैं, कैसे उस सेव्ड अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में लाते हैं सब। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस हो। अब मैंने क्या कहा? बाय डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स, अलग अलग कारकों के द्वारा। तो एजेंट्स में हम, और वी ऑल आर पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो एजेंट में तो हम भी हैं। एक इंडिविजुअल भी पर्सन क्या है? एजेंट है। जहां तक आप कारक की बात करते हैं, एजेंट की बात करते हैं, तो एजेंट तो हम भी हैं। हम भी बाजार में किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, उसका ट्रेडिंग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, फिर एक मार्केट भी एजेंट है, एक बाजार भी एक कारक है, कि वो भी जो है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड के ऊपर सप्लाई में लाता है। और एक गवर्नमेंट भी एजेंट है, एक सरकार भी जो है वो कारक है, कि सरकार जो है अपने अकॉर्डिंग जो है, या जो भी उनके सोसाइटी की नीड्स होती हैं, उन सभी नीड्स को जो है वो फुलफिल करता है, उनकी सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो इकोनॉमी की डेफिनेशन हो गई। और इकोनॉमी की डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट करूं कि इन अ डिफाइंड लोकेशन, एक निर्धारित क्षेत्र में, और लोकेशन आपका क्या हो गया जो मैंने आपको लिखाया? दिल्ली, इंडिया, यूएस, ग्लोबल। इन अ डिफाइंड लोकेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी practiced by different agents with respect to what? With respect to money. अगर हिंदी में कहें, एक निर्धारित क्षेत्र में सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग अलग अलग कारकों के द्वारा
मुद्रा के संदर्भ में। एक निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग अलग अलग कारकों के द्वारा मुद्रा के संदर्भ में। दिस इज इकोनॉमी। और मैंने आपको क्या बता दिया, लोकेशन में दिल्ली, इंडिया, यूएस, ग्लोबल। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या था आपका, दीज आर एक्टिविटी, प्रोडक्शन, ट्रेड, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे प्रैक्टिसेस हैं। एंड एजेंट कौन कौन हो गए आपके, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट में हम और आप आ गए, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे भी एक एजेंट है हम, एक बाजार भी एक एजेंट है, एक सरकार भी एक एजेंट। तो इसको कहा गया इकोनॉमी। कि पहले आपको बताना पड़ेगा लोकेशन, पहले क्षेत्र, फिर उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर उसके बाद अलग अलग एजेंट्स, और हर जगह पे कॉमन क्या है, मनी। क्योंकि अब हमारे पास कोई बार्टर सिस्टम तो है नहीं, हमारे पास कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी। बार्टर सिस्टम के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बनी, अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग प्रकार बने, वो किस आधार पे बना, क्या उसका बेसिक था। तो जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बने वो इन एजेंट्स के बेसिस पे बना, इन कारक के आधार पर उनके एजेंट्स बने। अगर कोई एजेंट या किसी इकोनॉमी में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ मार्केट करे तो हमने उसको कहा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज नॉन इंटरफेरेंस ऑफ मनी। ठीक है। मैंने क्या कहा कि इन अ डिफाइंड लोकेशन, एक निर्धारित क्षेत्र में, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग, बाय डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स, अलग अलग कारकों के द्वारा, मुद्रा के संदर्भ में। अब यहां पे बात यह आती है कि जो आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखा, कहीं आपने पढ़ा होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कहीं आपने देखा होगा सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कहीं पे आपने देखा होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं की प्रैक्टिसेस सिर्फ मार्केट करे तो उसको हमने कहा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीटली इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट तो इसको हमने कहा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी पार्शियली बाय मार्केट, पार्शियली बाय गवर्नमेंट, तो उसको हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी के टाइप्स हुए, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार बने, वो किसके बेसिस पे बना, इनके एजेंट के बेसिस पे, इनके टाइप्स जो बने, जो भी प्रकार बने। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार में मैंने क्या कहा कि अलग अलग एजेंट्स के बेसिस पे ये इकोनॉमी डिवाइड हुई। तो इसमें सबसे पहली टाइप हम लेते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इस इकोनॉमी में एजेंट कौन है, मार्केट। यहां पे जो कारक है वो बाजार है, सेकेंड इकोनॉमी क्या बनी, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट, अलग अलग एजेंट्स के बेसिस पे, दैट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब इस इकोनॉमी में एजेंट कौन है आपका, गवर्नमेंट। यहां पे जो कारक है वो आपकी सरकार है। ठीक है। अब अगर मार्केट ही सिर्फ सभी चीजों को कमांड करे तो यहां पे जो सेक्टर्स होगा वो प्राइवेट होगा या पब्लिक, तो यहां पे सेक्टर हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राथमिक
क्षेत्र। अगर गवर्नमेंट है तो यहां पे सेक्टर्स कौन सा हो जाएगा आपका? पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र। और जब आप इन दोनों एजेंट्स को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद दो डिफरेंट एजेंट हो गए, तो हमने उस इकोनॉमी को कहा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था। एंड इस इकोनॉमी में आपका एजेंट कौन हो गया? मार्केट प्लस गवर्नमेंट, या आप ये कह सकते हैं प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर। ये तीन टाइप की इकोनॉमी बनी है। ठीक है। अब यहां पे हमें यह देखना होता है कि इस इकोनॉमी में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, क्या इस इकोनॉमी के फीचर्स है, इस अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार है, इस इकोनॉमी में इनका क्या फीचर्स है, यहाँ पे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के जो है वो व्यवस्था है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एजेंट कौन है? मार्केट। यहाँ पे जो कारक है वो बाजार है। यहाँ पे एजेंट कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ पे जो कारक है वो सरकार है। यहाँ पे जो एजेंट है वो दोनों का मिक्स है। तो मिक्स के केसेस में यहाँ मार्केट भी एक एजेंट है, गवर्नमेंट भी एक एजेंट है, मीन्स प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर भी है, निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। अब हमें देखना होता है कि इन अलग अलग टाइप ऑफ इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं, अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्था के जो तथ्य हैं, वो तथ्य है क्या क्या। तो हमें देखना होता है कि इस इकोनॉमी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फीचर्स क्या है। तो फीचर्स में सबसे पहला मैंने आपको ये बताया कि इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट एजेंट नहीं है। इस इकोनॉमी का जो एजेंट है वो एजेंट कौन है? आपका मार्केट। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे पहली फीचर आती है लेसीज फेयर इफेक्ट। लेसीज फेयर इफेक्ट, लेसीज फेयर प्रभाव। फर्स्ट फीचर्स, ठीक है। लेसीज फेयर इफेक्ट का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का हस्तक्षेप ना हो। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हस्तक्षेप ना हो। सरकार का हस्तक्षेप ना हो मतलब इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। अब जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, इसमें जो एजेंट है, इसमें जो कारक है वो कौन है? आपका मार्केट। तो मार्केट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई। आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो, जहां से भी हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास का जो बाजार है वो बाजार किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड आती है वैसा ही वो मार्केट आपको सप्लाई में सब्जेक्ट को लाएगा। ठीक है। तो इसकी दूसरी फीचर क्या हो जाएगी? दिस इकोनॉमी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दिस इकोनॉमी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अर्थव्यवस्था मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थव्यवस्था मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। एजेंट मीन्स अभिषेक जी जो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करे, जो इन आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण करता है, वो एजेंट है। और हम भी एक एजेंट हैं, हमारा मार्केट भी एक एजेंट है, हमारी गवर्नमेंट भी एक एजेंट है, जो इन सभी एक्टिविटीज की प्रैक्टिसेस परफॉर्म करे। ठीक है। अब देखिए, मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत का मतलब यहां पे मैंने क्या लिखा है कि बाजार की अर्थव्यवस्था है, बाजार हमेशा जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करेगा। अब यहां पे हमें एक चीज देखना होता है जो हम डेली लाइफ में देखते भी हैं। जयदीप जी, मैं आता हूं कम्युनिस्ट इकोनॉमी पे, डोंट वरी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मार्केट जो है वो मार्केट जिस प्रिंसिपल पे काम करता है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई में क्या होगा जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता होगा कि डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमी में होता है कि इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड, अगर आपकी आपूर्ति जो है वो मांग से ज्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है इस केसेस में प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, इस प्रकार में मूल्य जो है वो घटेगी क्योंकि सप्लाई इज मोर देन डिमांड। बलबीर यादव जी, लेसी फेयर इफेक्ट क्या है? लेसी फेयर इफेक्ट का मतलब है कि हमारे इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। और लेसी फेयर का मतलब ही होता है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा, डिमांड एंड सप्लाई के केसेस में एंड डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल पे क्या होगा कि इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड, यदि आपूर्ति जो है वो मांग से ज्यादा हो तो उस केसेस में चीजों की मूल्य क्या होगी, घटेगी। अब इसी का अपोजिट कंसिक्वेंसेस ले लेते हैं कि इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यदि मांग आपूर्ति से ज्यादा हो तो इस केसेस में अपोजिट रिवर्स इंपैक्ट होगा। यहां पे प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, प्राइस विल इंक्रीज, मूल्य में जो है वो बढ़त हो जाएगी। तो सेकंड फीचर क्या हो गया इस इकोनॉमी का कि दिस इकोनॉमी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राइस अपने आप से डिसाइड करते हैं और प्राइस इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि इनका थ्योरी होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो इस इकोनॉमी में जो है ये अपने प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पे गवर्नमेंट होती बलबीर जी तो गवर्नमेंट डिसाइड करता, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट है ही नहीं। और मैंने शुरू में ही कहा कि इसकी पहली फीचर है लेसिस फेयर इफेक्ट, लेसिस फेयर प्रभाव। तो इसके केसेस में जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, जो मार्केट है, वो प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है, इजिली डिटरमाइन करता है। और यही वो प्राइस डिटर्मिनेशन है कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई तो प्राइस विल इंक्रीज एंड इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड देन प्राइस विल डिक्रीज। ठीक है, अब इसमें आता है कि इस प्रकार के इकोनॉमी में प्राइस डिटरमाइन करने वाला कौन हो गया आपका, बाजार। कि बाजार में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो इसकी तीसरी फीचर होती है इन दिस इकोनॉमी मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार मूल्य संरचना, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, बाजार मूल्य संरचना, कि बाजार ही डिसाइड करेगा। ठीक है, हर्ष जी, लेसीज का मतलब यहां लेसीज फेयर का मतलब है दैट इज नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हस्तक्षेप जो है नहीं होता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस मैकेनिज्म हो जाएगी, बाजार मूल्य संरचना जो है इसमें है। ठीक है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। ये इस इकोनॉमी की थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर पे जब हम आते हैं, और फोर्थ फीचर में ये कहा जाता है कि जब आपके ऊपर गवर्नमेंट है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार की उपस्थिति नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इस इकोनॉमी में कंज्यूमर्स हैविंग freedom of choice, consumers having freedom of choice, उपभोक्ताओं को पसंद की आजादी है, उपभोक्ताओं को पसंद की आजादी है। कंज्यूमर्स हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, उपभोक्ताओं को पसंद की आजादी है। कंज्यूमर्स हैविंग फ्रीडम ऑफ चॉइस, उपभोक्ताओं को पसंद की आजादी है।
अच्छा, ऐसा ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों मैंने कहा कि कंज्यूमर्स हैविंग फ्रीडम ऑफ चॉइस, उपभोक्ता को जो है पसंद की आजादी क्यों दी गई है? क्योंकि सपोज दैट आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, जो बाजार मूल्य संरचना कहा जाता है, जिसको मार्केट ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स हैविंग फ्रीडम ऑफ चॉइस कहने का मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर जो भी इनकम अर्न करेगा, जो भी आय अर्जित करेगा, उस अर्नड इनकम का टोटल यूटिलाइजेशन की पावर जो है वो दी गई है। उनको अपने उपभोग की पूरी आजादी दी गई। अगर सपोज दैट यहां पे गवर्नमेंट प्रेजेंट होता तो आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम के ऊपर आपको क्या देना पड़ता? इनकम टैक्स। लेकिन जब यहां गवर्नमेंट है ही नहीं तो आपसे इनकम टैक्स कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो इस इकोनॉमी में जब कोई इनकम टैक्स आपसे लेने वाला नहीं है, जब आपके ऊपर कोई पेनाल्टी इंपोज करने वाला नहीं है, जब आपके ऊपर कोई चालान इंपोज करने वाला नहीं है, तो उस केसेस में आपके पास क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। इसको कहा मैंने फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिर इस इकोनॉमी में नेक्स्ट फीचर आती है कि हर एक मार्केट, हर एक प्रोडक्शन यूनिट जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है, वो हमेशा एक दूसरे से क्या बना के रखेगा? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। तो इस इकोनॉमी की नेक्स्ट फीचर आती है एम्फेसिस ऑन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है। एम्फेसिस ऑन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है। एम्फेसिस ऑन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है। हम 1 मिनट के लिए ये कंसीडर कर लें कि इंडिया में गवर्नमेंट नहीं है, और आप अगर इस फीचर्स को समझें तो हम एग्जांपल लेते हैं कि कम्युनिकेशन मार्केट, जो संचार बाजार है, हर एक प्राइवेट कंपनी जो आपको मोबाइल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देता है, आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देता है, जिसमें आइडिया है, वोडाफोन है, रिलायंस जियो है, ठीक है, एयरटेल है, ये किस पे काम करते हैं? कंपटीशन कि ज्यादा से ज्यादा उनका कस्टमर बने, वो ज्यादा से ज्यादा अपने अपने बीच में क्या बनाते हैं? कंपटीशन। तो ये इस इकोनॉमी में हमेशा प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई मार्केट अगर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं है तो वो मार्केट से क्या हो जाएगा? बाहर। उसके कंज्यूमर्स होंगे नहीं, उसके कस्टमर बनेंगे। तो इस इकोनॉमी में एम्फेसिस ऑन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर बल दी जाती है, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, इसका एजेंट ही मार्केट है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर में आते हैं हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अगले फीचर्स में। अगर हम देखें तो इस इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मेन मोटिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मेन मोटिव। लाभ अर्जित करना, लाभ अर्जित करना मुख्य उद्देश्य। कि हर एक प्रोड्यूसर, हर एक बाजार मेनली किसके लिए काम करेगा? प्रॉफिट के लिए। कभी भी वो किसी के लिए जो है वो आपका वेलफेयर नहीं है। और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मेन मोटिव है इन दिस इकोनॉमी, नो वेलफेयर, कोई कल्याण नहीं, किसी भी तरीके का वेलफेयर स्कीम इस टाइप की इकोनॉमी में नहीं। तो ये जो है मेन जो है वो आपके कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स हुए, ठीक है। कंज्यूमर्स हैविंग फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब कि कंज्यूमर्स अपने इनकम का यूटिलाइजेशन अपने ओन नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए कर सकता है। उसको किसी भी तरीके की टैक्सेस नहीं देनी है, किसी भी तरीके का उसको चालान नहीं देना है, पेनाल्टी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। दिस इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब आप लोग बार बार इसके एग्जाम्पल्स को पूछ रहे थे, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो एग्जाम्पल्स आता है हम 1 मिनट के लिए कंसीडर जरूर करते हैं कि यूएस इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल पे है, वहां की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत है।
ठीक है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है? कंपटीशन। ठीक है, कि हर एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखेगा। अगर वो नहीं बनाता है तो उसे मार्केट से बाहर होना पड़ेगा, वो मार्केट से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अगर कोई वेलफेयर नहीं होता तो यूएस इतना डेवलप्ड क्यों हुआ? ठीक है, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं अविनाश जी। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बाद सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब इस प्रकार की इकोनॉमी में एजेंट कौन है आपका? गवर्नमेंट, मीन्स पब्लिक सेक्टर, कारक जो इन प्रैक्टिसेस को करता है वो आपका सरकार है, या सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्योग हैं, या सार्वजनिक क्षेत्र है। मतलब यहां पे अब आपका जो है गवर्नमेंट होगा, तो जैसे ही गवर्नमेंट प्रेजेंट हुआ तो गवर्नमेंट प्रेजेंट के केसेस में क्या लेसी फेयर इफेक्ट होगा? नो लेसीज फेयर इफेक्ट, नो लेसीज फेयर इफेक्ट। लेसीज फेयर प्रभाव नहीं होता है। रीजन क्या है इसके? क्योंकि अगर नो लेसीज फेयर है इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार यहां उपलब्ध होता है, सरकार उपलब्ध है, इसीलिए यहां पे लेसीज फेयर इफेक्ट नहीं। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये इकोनॉमी है। सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है? बाय रेवेन्यू जनरेशन। प्रीति मिश्रा जी, जो राजस्व की उगाही होती है उससे उन्हें पैसे की प्राप्ति होती है, टैक्सेशन से होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके बजट चैप्टर। कैसे जो है वो पैसा मिलता है, कहाँ से पैसा मिलता है। ठीक है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है? क्योंकि वहां पे होलसम क्या है? मार्केट है, तो मार्केट ही उनके लिए पैसा लेकर के आएगा, बाजार ही लेकर के आएगा, और बाजार में उनके पास जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे प्रॉफिट जो है उनके पास आती है। यहाँ पे प्रॉफिट कुछ नहीं। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सबसे पहला फीचर हो गया कि नो लेसीज फेयर इफेक्ट, कोई भी लेसीज फेयर प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जब लेसीज फेयर इफेक्ट नहीं है तो कभी भी ये डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे काम नहीं करेगा, मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पे काम नहीं करता है। दिस इकोनॉमी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी एंड नीड्स। This economy work on the principle of ability and needs, जरूरत एवं क्षमता के आधार पर, जरूरत एवं क्षमता के आधार पर। दिस इकोनॉमी, अतुल जी, जब कोई जरूरी नहीं है कि टैक्सेस ही एक सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, प्रॉफिट भी वहां का है, वो भी एक उनके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू आती है। ठीक है, और जब गवर्नमेंट है ही नहीं तो होलसम इकोनॉमी ड्राइव कौन कर रहा है? बाजार। बाजार को जो भी प्रॉफिट आएगी उसी से जो है आपका वहां का वेलफेयर तो होता ही नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, तो पूरी तरीके से बाजार ही उसको ड्राइव करेगा। ठीक है, इस इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, इस इकोनॉमी में जो है वो आपका एबिलिटी एंड नीड्स, जैसी जरूरत होगी उसी के आधार पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी, जरूरत एवं क्षमता के आधार पे। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करने वाली कंट्री कौन कौन सी है? मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी एट प्रेजेंट, किशोर शर्मा जी, इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है,
इनकी प्रिंसिपल कैपिटलिस्टिक है, इनकी प्रिंसिपल सोशलिस्टिक है। सिद्धांत जो है वो आपकी पूंजीवादी है, सिद्धांत जो है वो आपका पूंजीवादी है, लेकिन कोई भी इकोनॉमी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एबिलिटी एंड नीड्स का एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल एक मिनट के लिए मान लें कि इंडियन रेलवे इज कंप्लीटली अ सब्जेक्ट ऑफ सोशलिस्टिक। भारतीय रेल जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था पे काम करता है, एंड स्पेशली रेल ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन। अब हमारे सरकार ने जितने भी रेलवे ट्रेन चलाए हैं वो सभी के सभी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर एबिलिटी वो चलाए हैं। कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इंडियन रेलवे देश की कैपिटल सिटी, नेशनल कैपिटल से जो भी डिस्टेंसेस 8 आवर्स के लिए आता है उनके लिए हमने शताब्दी एक्सप्रेस चलाया। अगर वो 8 आवर्स में कवर ना हो पाए तो हमने उसके लिए राजधानी चलाया, और अलग अलग ट्रेन में हमने अलग अलग फेयर डिसाइड की। तो उस केसेस में जो है आपका क्या आता है? एबिलिटी एंड नीड्स। लोगों की क्षमता है कि वो जनरल क्लास से जाएंगे तो रेलवे आपको जनरल की फैसिलिटी देता है। लोगों को एसी क्लास से जाना है, लोगों को एसी क्लास की फैसिलिटी दे रहा है। लोगों को राजधानी चाहिए, शताब्दी चाहिए। दिस इज एबिलिटी एंड नीड्स, कि जैसे कंज्यूमर की जरूरत है, जैसे उनकी क्षमता है, उसके आधार पर ही जो है इनकी सप्लाई, इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, अब इस इकोनॉमी में जब ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स हैं, तो कभी भी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, दिस इकोनॉमी ऑलवेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर। तो यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? आपके वेलफेयर, कल्याण होगा, क्योंकि सरकार सभी के लिए एक जैसा कामकाज करेगी। तो ये वेलफेयर है, नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लाभ अर्जित करने के लिए कोई भी काम नहीं की जाएगी, ओनली वेलफेयर। और सरकार सबके लिए वेलफेयर करती है। यहां पे ठीक है, यहां पे जो है आपका सरकार कभी ये नहीं कहेगी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ा दो, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो घटा दो। सरकार हर एक चीजों के लिए सबका प्राइस डिटर्मिनेशन क्या करती है? सेम। फॉर एग्जांपल हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है। स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी ये नहीं डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि पैसेंजर 5 हैं या 10 हैं या पूरा हाउसफुल चल रहा है। अगर 2 पैसेंजर भी हैं तो उतना ही फेयर रखा है सरकार ने जितना हाउसफुल के लिए रखा है। दैट इज वेलफेयर, ये कल्याण है। अगर यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अर्जित करना होता तो सरकार भी कैसे डिसाइड करती? डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई की प्रिंसिपल नहीं है, ये किसकी प्रिंसिपल है? एबिलिटी एंड नीड्स की प्रिंसिपल है। लेकिन इस इकोनॉमी में कभी भी कंपटीशन नहीं होगा, लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की कमी होती है। लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की कमी। ठीक है, क्योंकि ये जब वेलफेयर के लिए काम करेंगे, कल्याण के लिए काम करेंगे, तो वहां पे कंपटीशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब इस इकोनॉमी में क्या कंज्यूमर्स के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होंगी? तो इनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती है, क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोलर कौन आ जाता है? यहां पे गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट फीचर इज कंज्यूमर्स cannot have freedom of choice. Consumers cannot have freedom of choice. उपभोक्ता को पसंद की आजादी नहीं होती है। उपभोक्ता को पसंद की आजादी नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोलर कौन आ गया? गवर्नमेंट। सरकार जो है आपको इंडिपेंडेंटली आपके इनकम को यूटिलाइज करने का मौका नहीं देगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में क्या बताया कि अगर गवर्नमेंट नहीं है, आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर अर्न करते भी हैं, जो कैपिटलिस्टिक का एग्जांपल था,
मैंने उसमें आपको बताया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में 2.5 लाख के इनकम के बाद भी आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं ले। इसका मतलब आप इस 2.5 लाख और 2.5 लाख से ऊपर के इनकम को यूटिलाइज करने के लिए फ्री हैं, आपको पूरी आजादी दी गई। लेकिन जैसे ही आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आएंगे, इस इकोनॉमी में आपने अगर 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर की इनकम अर्न की तो आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो आप अपने पूरे इनकम का यूटिलाइजेशन अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट में नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस। कि कैपिटलिस्टिक है, सरकार नहीं है, तो आप अपने इनकम का पूरा यूटिलाइजेशन अपने लिए करेंगे। अगर सरकार होगी तो सरकार आपके उस इनकम पे, उस अर्नड इनकम पे आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स। आप किसी भी तरीके की पेमेंट में डिले करते हैं तो पेनाल्टी सरकार लेगी। आप ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं, चालान लिए जाएंगे आपसे। तो इनमें जो है आपकी इनकम को कंप्लीट यूटिलाइजेशन करने की पावर नहीं दी गई, और इसीलिए मैंने क्या लिखा, कंज्यूमर्स कैन नॉट हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर इसमें यह आता है कि इस इकोनॉमी में प्राइस कैसा होगा, मूल्य किस तरीके से डिसाइड होगा। तो इस इकोनॉमी में जो प्राइस की डिस्कशन की गई, तो मैंने आपको पिछली इकोनॉमी में बताया था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, कि वहां पे प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है, मांग एवं आपूर्ति पे। कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइस विल इंक्रीज। सप्लाई इज मोर देन डिमांड, प्राइस विल डिक्रीज। अगर मांग आपूर्ति से ज्यादा है तो मूल्य बढ़ेगा, आपूर्ति मांग से ज्यादा है तो प्राइस घटेगा। लेकिन यहां पे डिमांड एंड सप्लाई जब प्रिंसिपल है ही नहीं, तो इस इकोनॉमी में होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, प्रशासनिक मूल्य संरचना। प्रशासनिक मूल्य संरचना, ठीक है। प्रशासनिक मूल्य संरचना का मतलब यहां पे क्या हुआ कि इस केसेस में, हर्ष जी बिल्कुल सही बता रहा हूं, ठीक है, इस केसेस में जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होगा, क्योंकि वहां पे क्या था कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मांग आपूर्ति से ज्यादा है, प्राइस विल इंक्रीज। सप्लाई इज मोर देन डिमांड, प्राइस विल डिक्रीज। बट इस केसेस में क्या है कि इट कांट डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपका अगर कोई रोडवेज है, उस रोडवेज में 2 पैसेंजर हो या 10 पैसेंजर हो, सभी क्लास के लिए जो है यहाँ पे प्राइसेस क्या होते हैं, एक समान होता है। कि आप स्लीपर में जाते हैं, ऑल स्लीपर पैसेंजर्स हैविंग इक्वल फेयर। आप एयर कंडीशनिंग में जाते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सबके लिए बराबर है। कभी भी रेलवे मिनिस्ट्री ये नहीं देखती है कि उस एयर कंडीशनिंग क्लास में कितने पैसेंजर हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्राइस डिटरमाइन की जाए, नहीं, यहाँ पे सबके लिए एक जैसा प्राइस होता है। तो इसको कहा गया एडमिनिस्ट्रेटिव, और कैपिटलिस्टिक में हुई आपकी मार्केट प्राइस। अब जब इन दोनों इकोनॉमी को और इन दोनों इकोनॉमी के एजेंट्स को जब कंबाइन किया गया, कंबाइन करने के बाद बनी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो अब आते हैं तीसरे पे, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब इस इकोनॉमी में मैंने पहले ही बताया एजेंट कौन कौन है। वन इज मार्केट प्लस गवर्नमेंट। यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बाजार भी करेगा, आर्थिक क्रिया बाजार के द्वारा भी होगी और आर्थिक क्रियाएं सरकार के द्वारा भी। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को एग्जिस्ट, एक साथ होंगे। ठीक है, मतलब यहां पे एक साथ में निजी क्षेत्र भी होंगे, इनके द्वारा भी कार्य होगी, प्लस सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे।
ये दोनों एक साथ होंगे, इस इकोनॉमी को क्या कहा गया? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सबसे पहली, आदित्य जी, सबसे पहली जो इकोनॉमी अडॉप्ट किया था वो रशिया की इकोनॉमी थी। ठीक है, रशियन अर्थव्यवस्था, और नाम ही था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्टिक स्टेट ऑफ रशिया। उन्होंने पहली बार इस चीज को अडॉप्ट जो है वो किया था। ठीक है। अब इस अर्थव्यवस्था में अब आप इसके फीचर्स को कैसे देखेंगे? तो जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट हैं, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रीय एक साथ है, तो दोनों इकोनॉमी की मिक्स होगी, दोनों इकोनॉमी की जो फीचर्स है वो यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जहां भी गवर्नमेंट का प्रेजेंस होगा, जहां सरकार उपस्थित होगी, ठीक है, वहां पे वेलफेयर होगा, और जहां पे बाजार उपस्थित होगा, मार्केट फोर्सेस प्रेजेंस होंगे, बाजारू बल उपलब्ध होंगे, वहां पे प्रॉफिट होगा। तो इस इकोनॉमी में जो है आपका जब फीचर्स के ऊपर आते हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में वेलफेयर, कल्याण, एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कल्याण के साथ साथ लाभ अर्जित करना, कल्याण के साथ साथ लाभ अर्जित करना। ठीक है। और वेलफेयर कहां पे होगा? जहां पब्लिक सेक्टर होंगे। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पे होगा? जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स होंगे। ठीक है। फिर इस इकोनॉमी में प्राइस कैसी होगी? मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म, मिश्रित मूल्य संरचना, मिश्रित मूल्य संरचना मतलब जहां पे बाजार उपलब्ध होगी, जहां पे बाजार काम करेगा, वहां पे प्राइसेस किस प्रकार की होंगी? आपकी मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, बाजार मूल्य संरचना। जैसे इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड है, तो मार्केट प्राइस मैकेनिज्म आपको कहां दिखता है? वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट। ठीक है। दूसरी क्या होगी आपकी मार्केट प्राइस के साथ साथ? एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, प्रशासनिक मूल्य संरचना। अब ये मैकेनिज्म, प्रशासनिक मूल्य संरचना कहां पे आपको देखने को मिलता है इंडिया में? रेलवे फेयर्स, रेल के किराए। तो सब्जी बाजार में डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, लेकिन रेलवे के फेयर्स में डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करता है, दोनों का मिक्स है। इसलिए मैंने क्या कहा? मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म हो जाता है, वेलफेयर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी दुनिया की मैक्सिमम इकोनॉमी जो है वो है। और इस इकोनॉमी को अडॉप्ट करने वाली फर्स्ट कंट्री दैट इज फ्रांस। लिख लीजिएगा इस चीज को भी, फर्स्ट कंट्री दैट अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, that adopted mixed economy, पहली अर्थव्यवस्था जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, that is फ्रांस। फ्रांस इस दुनिया का पहला देश जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। फ्रांस इस दुनिया का पहला देश जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री दैट अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म का राहुल जी एग्जांपल में आता है, जैसे आपको मैंने बताया सब्जी बाजार में जो प्राइसेस होती हैं और जो रेलवे फेयर होते हैं, इसको कहा गया मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म। कि कहीं इकोनॉमी में जो है वो बाजार डिसाइड कर रही है प्राइसेस को, और कहीं इकोनॉमी में प्राइसेस को डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट। इसको कहा गया मिक्स्ड। और मिक्स्ड में दोनों चीजें होती हैं, प्राइस भी होती है। ठीक है। प्राइस जो है वो मार्केट डिपेंडेंट भी होगा और गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगा। इफ नो गवर्नमेंट एंड मार्केट डू नॉट रन एनी वेलफेयर प्रोग्राम, देन हु टेक केयर ऑफ वर्नेबल क्लास? ठीक है।
ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, राजनीति की बात हो गई। वैसे सरकार जो है वो वेलफेयर करती है, ठीक है। हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है, ये सारी चीज है, ठीक है। शेयर मार्केट क्या होगा, ठीक है, जहां पर लिस्टेड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। मैं ये चीज हर जी बाद में आपको कन्वे करूंगा जब कैपिटल मार्केट पे हम लोग आएंगे। एयर इंडिया है सर, फ्लक्चुएट होते हैं एंड योर एयर इंडिया, नहीं कुछ समझ में आया, ठीक है। मुकेश शेखावत जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है, आप हिंदी भी सही से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। हर्ष जी मैं शेयर मार्केट पे आऊंगा, बाद में आऊंगा, ठीक है। ये सारी ये मिक्स्ड सर, मिक्स्ड इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होता, नहीं, मॉडरेट लेवल पे कंपटीशन होता है। मार्केट हमेशा कंपटीशन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है वो कंपटीशन के ऊपर काम नहीं करता है। और अमितेश गुप्ता जी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, ठीक है। मार्केट प्राइस मैकेनिज्म मीन्स price determined by market and administrative price mechanism means price determined by government, ठीक है। चाइना में कौन सी इकोनॉमी है किशोर शर्मा जी, दैट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनकी, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। रेट फ्लक्चुएट होते हैं एयर इंडिया में तो सर, जबकि है गवर्नमेंट, नहीं नहीं मुकेश शेखावत जी, रेट फ्लक्चुएशन जो होती है वो डिमांड के ऊपर होती है, ठीक है। और आज भी हमारे यहाँ जो एयर इंडिया और जो एयरलाइंस हैं उनका जो प्राइसेस डिटरमाइन की जाती है वो कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल पे डिटरमाइन होती है, ठीक है। लेकिन उन पे कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट। विल यू कवर द डबल ए सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, मैडी सिलेबस मैं कवर करूंगा, लेकिन उसमें जो स्टैट का पार्ट है वो कवर नहीं होगी मेरे से, ठीक है। साधना जी, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, साधना झा जी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को 6 अप्रैल 1948 पे अडॉप्ट किया था। नमस्कार सर, टुडे आई एम लेट इन योर स्टूडेंट चंडीगढ़ CM05 अजय जिंदल एंड चमन, नमस्कार भाई, ठीक है। मुकेश शेखावत, ओके सर, ठीक है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के तथ्य, भारतीय अर्थव्यवस्था के तथ्य। हमारी इकोनॉमी है कैसी, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी विच इकोनॉमी इज बेस्ट, अविनाश जी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इज बेस्ट, ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा, इंडियन इकोनॉमी इज, इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी इज, ठीक है। हर्ष जी, किसी भी कंट्री में इकोनॉमी जो डिसाइड की जाती है वो अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स के ऊपर होता है, सामाजिक जरूरत के ऊपर होती है कि कौन सी इकोनॉमी जो है वो अपनाई जाए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये पहली फीचर मैंने आपको लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये कहा गया कि आज भी अगर हम 2016 की रिपोर्ट देखें, 2016 में जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया था नीति आयोग ने, ये मोदी गवर्नमेंट की एक न्यू इन्वेंशन है, नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के रिपोर्ट में कहना है कि 2016 में 43.44% पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, 43.44% लोग कृषि में सम्मिलित हैं। तो 100% अर्थव्यवस्था में अगर 43.44% पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर में है तो हमने क्या कहा, इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर।
कभी यही पॉपुलेशन होती थी 85%, मोर देन 85%, लेकिन अब ये धीरे धीरे परसेंटेज क्या हो रहा है, कम, क्योंकि एग्रीकल्चर में मार्जिनल प्रॉफिट किसानों को क्या मिल रहा है, कम मिलते जा रहा है, तो वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होते जा रहा है। लेकिन आज भी 2016 की बात है, जस्ट 2 ईयर बिफोर, आज भी हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट। तो हमने पहला फीचर क्या लिखा, इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंड फीचर पे आते हैं कि हमारी इकोनॉमी की और कौन सी फीचर है, हमारी अर्थव्यवस्था के और दूसरे तथ्य कौन से हैं। तो सेकेंड फीचर में आता है कि इंडियन इकोनॉमी इज ड्यूअल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज ड्यूअल इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी इज ड्यूअल इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है। ठीक है हर्ष जी, नीति आयोग मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है बलबीर यादव जी, क्या ये न्यू डेटा बीसीएस पहले 63% अप्रॉक्स 2016 का बलबीर जी ये डेटा है, नीति आयोग की डेटा है, अभी उन्होंने जस्ट किया है, और 2017 में ये और परसेंटेज घट के 42.47% हो गई है। ये बहुत पुरानी डेटा आप दिखा रहे हैं, ये 2011 सेंसस के आसपास की, मैंने अपडेट आपको कर दिया। ठीक है ड्यूअल इकोनॉमी कहने का मतलब है, दोहरी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटी लेबर डिपेंडेंट है, कुछ आर्थिक क्रियाएं मजदूर पर आधारित हैं, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। कुछ आर्थिक क्रियाएं तकनीकी आधारित है। आशुतोष श्रीवास्तव जी, ये तो आप मैनेजमेंट से पूछेंगे, मुझे नहीं पता जहराना सर का क्लास कब होगा। ठीक है लेबर डिपेंडेंट कहने का मतलब है जैसे हमारे यहां एग्रीकल्चर, आज भी किस एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, और टेक्नोलॉजी कहने का मतलब हमारे यहां जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, आज भी हमारी उद्योग जो है, अब जो हमारी उद्योग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटी लेबर डिपेंडेंट है, कुछ आर्थिक क्रियाएं मजदूर पर आधारित हैं, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। कुछ आर्थिक क्रियाएं तकनीकी आधारित है। आशुतोष श्रीवास्तव जी, ये तो आप मैनेजमेंट से पूछेंगे, मुझे नहीं पता जहराना सर का क्लास कब होगा। ठीक है लेबर डिपेंडेंट कहने का मतलब है जैसे हमारे यहां एग्रीकल्चर, आज भी किस एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, और टेक्नोलॉजी कहने का मतलब हमारे यहां जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, आज भी हमारी उद्योग जो है, अब जो हमारी उद्योग है, आज नहीं, अब जो हमारी उद्योग है वो तकनीकी आधारित हो गई है, और कृषि व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ लेबर डिपेंडेंट है, जिसके कारण मैंने आपको फीचर्स में कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज ड्यूअल इकोनॉमी, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मजदूर की जरूरत होती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तकनीकी की जरूरत होती है। ठीक है नेक्स्ट फीचर लिखेगा, थर्ड फीचर इज इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी इज, ठीक है भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है यहां पे डेवलपिंग इकोनॉमी का कहने का मतलब है कि हमारा लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
अमित कुमार चौधरी जी, नीति आयोग की डेटा 2017-18 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, और उसमें नीति आयोग ने यह बताया था कि एग्रीकल्चर में कितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट है, इंडस्ट्री में कितने हैं और सर्विस सेक्टर में कितने हैं। मैंने वही डेटा आपको बताया। इफ गवर्नमेंट कंट्रोल द चॉइस ऑफ कंज्यूमर इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। अब चलिए, मैंने क्या कहा, डेवलपिंग इकोनॉमी इज लो, डेवलपिंग इकोनॉमी मींस लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारे यहां न्यूनतम स्तर पर मानव विकास सूचकांक है, न्यूनतम मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अब ये रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कुछ देर पहले क्वेश्चन भी आया था, एसडीआई होता क्या है, किस बेसिस पे हम एसडीआई को फाइंड आउट करते हैं, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है एसडीआई, पब्लिश्ड बाय, इसका प्रकाशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की जाती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अब इस रिपोर्ट में हम कितने पैरामीटर्स को लेते हैं, 3 पैरामीटर। इनके इंडेक्स का जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर में पहला आता है आपका लिटरेसी, शिक्षा, सेकेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, एंड तीसरी चीज है लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर। और ये तीनों चीजें हमारी इकोनॉमी में एक मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। अब एसडीआई क्या होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट निकाली जाती है कि किस देशों में कैसी लिटरेसी है, किस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, किस देश में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके बेसिस पे जो डेटा निकलता है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में आप लिटरेसी देखें तो लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग हम इंडियंस 74% लिटरेट थे, 74% भारतीय पढ़े लिखे थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ 66 ईयर है, एक व्यक्ति एवरेज 66 वर्षों तक जीता है। लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, जिसके कारण जो है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड लो लेवल पे। तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो लेवल पे होने के कारण जो है हम एक कौन सी इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। और ये दुनिया के अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। अगर आप नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, इंडियन इकोनॉमी के अगले फीचर पे आते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की नेक्स्ट फीचर क्या है, तो नेक्स्ट फीचर में ये कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब है अंतः विकसित अर्थव्यवस्था, अंतः विकसित अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। अतुल जी, डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे यहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई हमारा एक बहुत लो लेवल पे होता है। लगभग 186 देशों में हमारी रैंक रहती है 131। तो हमसे कुछ ही देश नीचे हैं, ज्यादातर देश हमसे ऊपर हैं, जिस कारण से हमारी इकोनॉमी को कहेगी डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंतः विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे यहां लो पर कैपिटा इनकम है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। अब लो पर कैपिटा इनकम होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि पहले हमें आना पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम होती कैसे है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका फॉर्मूला आता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या,
तो आप सभी लोग हमारी पॉपुलेशन से तो बिल्कुल अवेयर होंगे कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पॉपुलेटेड देश हैं, और अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर फैक्टर बहुत ज्यादा होगा तो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, बहुत कम हो जाती है। जिस कारण से जो है हमें कहा गया कि हम एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर में कहा गया इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी इज इमर्जिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज इमर्जिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी इज इमर्जिंग इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यस अतुल जी, यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हमारा पर कैपिटा इनकम कम है। हम दुनिया के उन देशों में से आते हैं जिसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है, और लगभग 134 करोड़ हम भारतीय हो चुके हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब जो है, ये इकोनॉमी इसलिए कही गई क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स स्टॉक है, हमारे पास सबसे ज्यादा मानव संसाधन का जो है वो भंडार है। और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 60.2% पॉपुलेशन, 60.2% जनसंख्या हमारे पास वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के उम्र के बीच में है। तो इमर्जिंग इकोनॉमी कहने का मतलब है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, मानव संसाधन की कोई कमी नहीं। और इसी चीज को देखते हुए 2015 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को जो है वो विड्रॉ कर दिया। प्रवीण जी, किसी इनकम के ऊपर जो है सिर्फ एक इनकम फैक्टर नहीं है जिससे हम विकसित हो जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए, डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए। अभिषेक गौर जी, 121 करोड़ पॉपुलेशन जो थी ये 2011 में थी, और हम आपसे 7 साल बाद की बात कर रहे हैं, और वो 134 करोड़ एक प्रोविजनल सेंसस है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 134 करोड़ हो गए। 121 करोड़ जो है ये हम थे 2011 में, और 7 साल में हमने इतनी जनसंख्या को ऐड कर दी। ठीक है, तो इमर्जिंग इकोनॉमी कहने का मतलब है कि हमारे पास बहुत बड़े संख्या में ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, जिसके कारण हमें कहा गया इमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज लिखिएगा, नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज, इंडियन इकोनॉमी इज ओपन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था खुली हुई अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी इज ओपन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। और ओपन इकोनॉमी कहने का मतलब है कि हमारे यहां इंडियन कंपनी भी है, भारतीय कंपनी भी है, तो हमारे यहां फॉरेन कंपनी भी है, हमारे यहां विदेशी कंपनी भी काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन कंपनी में देखें तो फुटवियर कंपनी में बाटा, और अगर फॉरेन कंपनी देखें तो आपकी नाइकी है, एडिडास हैं, ये सब विदेशी कंपनीज हैं। तो एक ही इकोनॉमी में हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडियन भी हैं, फॉरेनर भी हैं, जिस कारण से हमने क्या कहा, ओपन इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड होती तो उस केसेस में ये फॉरेन कंपनीज नहीं आते, ये नाइकी एडिडास नहीं आते। और क्लोज्ड इकोनॉमी में स्टील प्रोडक्शन के लिए टाटा स्टील है, वहीं पे हमारे यहाँ स्टील प्रोडक्शन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, और जो टाटा स्टील है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है। ठीक है, वॉइसेस आ रहे होंगे, वीडियो में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो आप जो हैं ये सारे फीचर्स को ध्यान में रखिएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ओपन भी है, मिक्स्ड भी है, डेवलपिंग भी है, डेवलप्ड भी है। ठीक है, आदित्य जी, जो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात आती है तो क्लोज्ड इकोनॉमी में आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें, और
ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें। नोट्स के लिए मैनेजमेंट को कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट जो भी आपको कहता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी था, ठीक है। फॉरेन कंपनी आने से हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होगा, प्लीज आंसर। अभिषेक जी, फॉरेन कंपनीज आने से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आई है, तकनीकी आई है, लेकिन फॉरेन कंपनीज आने के साथ साथ जो उनके नेट प्रॉफिट का पार्ट है वो भारत से भी बाहर गया है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो है वो रेमिट हो जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक डिसएडवांटेज के तौर पे है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। जयदीप रुद्रा सर, कम्युनिस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज इंडियन इकोनॉमी की बात थी। आई एम श्योर कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कन्वे करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।